Audio Jungle. नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज लाइव। अभी हमारे साथ मौजूद है अजय प्रताप सिंह जी, जो कि राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश। अभी जो बजट पारित हुई है तो उस पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्या पब्लिक को बेनिफिट हुआ, उस और भी कई तरह के चर्चा सर के द्वारा हम अभी सुनेंगे। सर नमस्कार और आपको उज्ज्वल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर सबसे पहले बात करेंगे सर बजट का। अभी अभी बजट पास हुई है अभी, तो उस पे आप क्या कहेंगे, कैसा बजट रहा? बजट भविष्य के भारत की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है और सकारात्मक है। इस बजट में विशेषता ये है कि यह बजट भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, नींव रखता है और वर्तमान जो भारत की आवश्यकताएं हैं, भारत की जो तस्वीर है, उसकी पूर्ति भी करता है। मैं इस बजट से इसलिए विशेष रूप से प्रसन्न हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने का काम अपने हाथ में लिया था और उस समय केन बेतवा लिंक के संदर्भ में त्रिपक्षीय करार हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार सम्मिलित थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के पश्चात वो परियोजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी और अब वो परियोजना एक बार पुनर्जीवित हुई है और उस परियोजना के लिए इस बजट में केंद्र सरकार ने 44,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसकी पहली किस्त के रूप में 1400 करोड़ रुपया आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। और ये परियोजना पूर्ण होगी तो उससे पूरा बुंदेलखंड, जब मैं पूरा बुंदेलखंड कहता हूँ तो मध्य प्रदेश के 6 जिले और उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा भाग, झांसी से लेकर बांदा, महोबा, करबी, ये सारे जिले उसमें सम्मिलित हैं, पूरी तरीके से सिंचाई से लाभान्वित होंगे और उस क्षेत्र में भी हरियाली फैलेगी, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी, खेती किसानी को ताकत मिलेगी। तो मध्य प्रदेश का लगभग 1/6 हिस्सा पूरी तरीके से जो बुंदेलखंड का है इस परियोजना से लाभान्वित होगा। इसलिए मैं इस बजट से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। हमारे रीवा सिंगरौली जो रेल परियोजना चल रही है, इस बजट के माध्यम से उस परियोजना को भी प्राथमिकता दी गई है। उस परियोजना के लिए भी बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से उस रेल परियोजना में भी तेजी आएगी और अगले लोकसभा चुनाव के पहले पहले हम इस परियोजना का बहुत बड़ा हिस्सा पूर्ण होते हुए देख सकेंगे। इस बजट के माध्यम से जो गति शक्ति की बात की गई है और गति शक्ति के माध्यम से पूरे देश में ही जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उस सिस्टम को विशेष रूप से तेज गति और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें रेलवेज भी शामिल हैं, इसमें हाईवेज भी शामिल हैं, इसमें आंतरिक सड़कें भी शामिल हैं और इसमें वायु उड़ानें भी शामिल हैं। विशेष रूप से अभी तक जो बजटीय प्रावधान होता था, इस तीनों विभागों का अलग अलग विचार करके प्रावधान किया जाता था। पहली बार आदरणीय मोदी जी ने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए सभी विभागों को एक मंच पर खड़ा करके और पूरे देश के बारे में कलेक्टिव विचार किया है कि उड़ान, रेलगाड़ी, नेशनल हाईवे और आंतरिक सड़कें, इनका ऐसा जाल बिछाया जाए परस्पर समन्वय करते हुए, जिससे व्यक्ति को असुविधा भी न हो और उसके आवागमन में तेजी भी आए, जिससे कि समय भी नष्ट न हो और उसके जेब पर भी अधिक बोझ न बने।
तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये आकार लेगा तो एक नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत होगी, एक नए भारत का आगाज होगा। ऐसे एक नए नवाचार भी उन्होंने प्रस्तावित किए हैं, क्योंकि अभी तक हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हिसाब से केवल रेल, वायु और सड़कों का ही विचार करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने वो कार पर भी जो ट्रॉली सिस्टम है उसके लिए भी शुरुआत किया है और 60 किलोमीटर का प्रोविजन किया है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये भी पूरे भारत में विस्तारित होगा, तो जो सड़कों पर बोझ है गाड़ियों का, वो बोझ भी कम होगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी मोदी जी ने जो विश्व पटल पर वायदा किया था कि जो कार्बन एमिशन है उस हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे और जो विश्व का निर्धारित मानक है उस मानक के समीप लेकर आएंगे, उस दृष्टि से भी इस बजट में उन्होंने पर्याप्त प्रावधान किए हैं और एक सकारात्मक पहल है, न केवल देश की दृष्टि से अपितु दुनिया की दृष्टि से। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस बजट के माध्यम से भविष्य के भारत की भी दिशा प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान में भारत में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उन बुनियादी आवश्यकताओं को भी एड्रेस करते हैं। जैसे अभी भी साफ पानी पीने की एक समस्या है गांवों में, रूरल इंडिया में, तो हर घर को नल से जल, इस योजना को लिए भी पर्याप्त उन्होंने बजटीय प्रावधान किया है। सभी को पक्का आवास, 80 लाख लोगों को आवास देने की बात की है। सभी को पर्याप्त भोजन मिले, तो वो जो स्कीम हमारी चल रही है प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, उसको कंटिन्यू रखने पर जोर दिया है। और जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है जो 130 करोड़ भारतवासियों की जान से जुड़ा हुआ है, उसकी जान की जोखिम को कम करते हुए उस वैक्सीनेशन के अभियान को भी उन्होंने इस बजट में बल दिया है। यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति है भारत की, उस परिस्थिति का भी संज्ञान लेते हुए आम नागरिकों को भी सुविधाएं देने का काम माननीय मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से किया है। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सुंदर ढंग से और भारत की आवश्यकताओं को, भविष्य के भारत की आवश्यकताओं को, वर्तमान भारत की आवश्यकताओं को चिन्हित करके इस बजट को प्रस्तुत किया। 5 राज्य का इलेक्शन होने वाला है, बहुत दिन नजदीक, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है, पंजाब है और पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर है। इन पांचों राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि पिछली बार 3 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हम अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे और पंजाब में भी हमारा प्रदर्शन पहले की तुलना में सुधरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आप पे रेलवे से बहुत आपको लगाव है और एक समन्वय समिति है, तो समन्वय समिति और रेलवे से जुड़ाव का मुख्य कारण क्या है कि आप रेलवे से जुड़ाव आपको ज्यादा है? नहीं, एक राजनेता के तौर पर अपने अंचल की जो समस्याएं हैं उन प्रत्येक समस्याओं को मैं गंभीरता से लेता हूं, संजीदगी से विचार करता हूं और उसके संदर्भ में जहां भी आवश्यकता होती है वो पहल करता हूं। हमारा जो सीधी जिला है, विशेष रूप से जिला मुख्यालय, अभी भी रेलवे से वंचित है, तो सीधी का एक आम नागरिक, आम शहरी होने के नाते मेरे मन में भी ललक है, मेरे मन में भी जिज्ञासा है कि अगर हमारा सीधी रेल मार्ग से जुड़ जाता है तो सीधी में न केवल रेल आएगी, रेल के माध्यम से विकास भी आएगा, रेल के माध्यम से समृद्धि भी आएगी, रेल के माध्यम से रोजगार भी आएगा, रेल के माध्यम से लोगों की रोजी रोटी भी उपलब्ध होगी। इसलिए अपने लोगों की परिस्थिति का विचार करके मेरी दृढ़ इच्छा है और मेरी कोशिश रहती है कि रेल जल्दी से जल्दी सीधी में आए। इसलिए कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि रेल विभाग से मुझे अधिक मोह है, अधिक लगाव है। तो समन्वय समिति के जो मेंबर है आपको संरक्षक बढ़ा रखे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी एक बैठक में हम उपस्थित हुए थे और वो प्रारंभिक बैठक थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं परिचयात्मक बैठक थी।
और हमने रेल समिति के जो सभी सदस्य हैं उनको आश्वस्त किया था कि आप क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा देश ऐसा है कि हर अंचल की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी आवश्यकता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हर अंचल अपनी समस्याओं को एड्रेस करना चाहता है। तो आप संयुक्त रूप से विचार विमर्श करके जो बातें हम लोगों को बताएंगे तो आवश्यकता पड़ेगी तो हम सदन के पटल पर भी उस विषय को मुखरित करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय से और अन्य रेल विभाग के अधिकारियों के समक्ष भी चर्चा करेंगे, उसका निराकरण कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।